दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए एरियर पर कल हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कर्मचारियों का हल्ला बोल होगा। सचिवालय कर्मचारियों ने इसके लिए कल 1:30 बजे यहां पर एजीएम को बुला लिया है, एजीएम की बैठक बुला ली है और कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने अपने सभी कर्मचारियों से आह्वान किया है कि अगर राज्य के कर्मचारियों को, सचिवालय के कर्मचारियों को उनका हक, कर्मचारियों के हिस्से का हक अगर उन्हें अगले 6 दिन के भीतर चाहिए तो सभी कर्मचारी इस एजीएम में हिस्सा लें। सचिवालय के जितने भी कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारी एकजुटता के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ें। उन्होंने कहा अगर किसी को एरियर की चिंता नहीं है तो फिर आप लंबा इंतजार करें, इसके लिए आपको 6 महीने का इंतजार भी करना पड़ सकता है। क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सद्भावना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सद्भावना की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मजाकिया लिहाजे में माइक से ही संबोधित करते हुए कर्मचारियों से आह्वान किया कि आज न केवल सद्भावना की शपथ हमने ली है बल्कि राज्य के कर्मचारी मेरे साथ एक और शपथ लें। हालांकि मुख्यमंत्री का यह मजाकिया लिहाजा था, लेकिन उन्होंने इस मजाकिया लिहाजे में कहा कि कर्मचारी ये शपथ लें कि अगले 6 महीने तक डीए की डिमांड नहीं करेंगे, मेरा राज्य के कर्मचारी साथ देंगे, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने हालांकि माइक से ये मजाकिया लिहाजे में कहा था कि कर्मचारी इस बात की शपथ लें कि 6 महीने तक आप डीए नहीं मांगेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का इतना जरूर मानना है कि राज्य के कर्मचारियों को डीए उनका हक है, उनके वेतन की बढ़ोतरी का एक बड़ा उनका माध्यम है, एक साधन है और राज्य सरकार भी चिंतित है कि कर्मचारियों को डीए के साथ उनका एरियर भी दिया जाए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके चलते हम इसके लिए थोड़ा सा कर्मचारियों को सब्र रखने का जरूर एक आग्रह कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार करें। हमारे लिए 2 बड़े दिवस आने वाले समय में आ रहे हैं, जिसमें 15 अप्रैल से पहले 25 जनवरी का दिन भी होगा। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स इस बात पर अड़ गए हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। यहाँ पर 12% डीए हमारा लंबित है, लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कहाँ पर पहुँच गया, लेकिन राज्य के कर्मचारियों का डीए काफी पीछे चल रहा है। इसके चलते कर्मचारियों को इस महंगाई के दौर में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ा वित्तीय संकट उन्हें झेलना पड़ रहा है। इसके चलते कर्मचारियों का कहना है कि अब निष्भाव से वे दिन रात काम कर रहे हैं तो कम से कम उनका डीए उन्हें दे दिया जाए। अब कर्मचारी इस बात को लेकर, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सचिवालय की बात की जाए तो सचिवालय कर्मचारियों की तरफ से कल आह्वान किया गया, एजीएम बुलाई गई है और इस एजीएम में अध्यक्ष संजीव शर्मा ने साफ कह दिया है कि जिसको डीए 6 दिन के भीतर लेना है वह बाहर आए, हमारा साथ दें, सरकार पर हम दबाव बनाएंगे, सरकार से डीए लेंगे। अगर वे 6 महीने वाकई इंतजार कर सकते हैं तो फिर चुपचाप अपना काम करते रहें। उधर जेबीटी के नियुक्ति के इंतजार में बैठे अब तमाम जितने भी यहां पर एप्लीकेंट्स हैं उत्सुक हो गए हैं। पिछले कल शिक्षा मंत्री ने इसकी फाइल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेज दी थी। मुख्यमंत्री ने हालांकि शिक्षा मंत्री को यह जरूर कहा था कि आपने किस आधार पर पोस्टिंग दी है, कहां इनकी आपने नियुक्तियों के लिए कहां इनकी आपने तैनाती की है। एक बार वे सचिव और अधिकारियों के साथ बैठकर इसे समझना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है जहां पर कोई टीचर नहीं है वहां पर इनकी पोस्टिंग की जाए, यहां पर जुगाड़ का तंत्र बिल्कुल नहीं चलेगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे 1-2 दिन का वक्त दे दीजिए ताकि कम से कम जो पोस्टिंग के ऑर्डर हैं उसकी मैं समीक्षा कर सकूं। दरअसल पिछली बार जब टीजीटी के नियुक्ति पत्र जारी करने थे, उनके पोस्टिंग के आदेश जारी हुए थे, उसकी सूची सचिवालय से पहले डायरेक्टरेट से लीक हो गई थी और उसके बाद इस लीकेज के बाद जिन नए टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी उन्होंने अपने विधायक मंत्रियों के साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया था कि उन्हें दूर दराज के इलाकों में न भेजकर आसपास पोस्टिंग दी जाए। इस दौरान निदेशालय के कर्मचारियों पर बड़े स्तर पर कार्रवाई भी हुई थी। इसी को आधार मानते हुए, इससे सबक लेते हुए ये राज्य सरकार ने आदेश दिए थे कि इस
बार जेबीटी की जो पोस्टिंग की सूची जिस गोपनीयता के साथ निदेशालय ने सचिवालय को भेजी है, मंत्री को आई फाइल, मंत्री के बाद पिछले कल मुख्यमंत्री को गई, अगर इसकी लीकेज हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। यही कारण है कि यहाँ पर तमाम जो जेबीटी अपनी लंबे समय से लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने कई नौकरियां ठुकरा दी, सरकारी नौकरी के उन्होंने लालसा में उन्होंने प्राइवेट जॉब उन्होंने ठुकरा दिए, दूसरे कई उन्होंने टेस्ट नहीं दिए। उनको इंतजार इस बात का कि तुरंत उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाए। अब उन्हें इस बात का भरोसा उठने लगा कि वाकई क्या ये सिर्फ खबरें या हकीकत में उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसे लेकर हमने एक बार फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात की। उनका कहना था कि अगले 2-3 दिनों में हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इन पोस्टिंग के आदेशों को रिव्यू करने के बाद फाइल वापस कर देंगे, और इस फाइल के वापस आते ही हमारा ये टारगेट है कि हम हर हाल इसी हफ्ते अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दें। बिजली सब्सिडी की बात की जाए तो एक और बड़ा फैसला हुआ, और ये बड़ा फैसला है सबसे पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के तमाम होटलों और जितने भी सरकारी या निजी दफ्तर हैं उन सारे दफ्तरों को जिस प्रकार से बिजली बोर्ड 1 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी दे रहा था उसे खत्म कर दिया जाएगा। आप याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी आयकर दाता हैं उनको अब मुफ्त की बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन आयकर दाताओं की पहचान करना बिजली बोर्ड के लिए मुश्किल था। पिछले कल मुख्यमंत्री ने रिव्यू मीटिंग इसकी बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ बुलाई थी, जिसमें बड़े स्तर पर फैसला यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को जिसके नाम अपना डोमेस्टिक का मीटर है, उसे एक मीटर पर, डोमेस्टिक मीटर पर, एक डोमेस्टिक कनेक्शन पर 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा यथावत जारी रखी जाएगी। लेकिन दूसरे या तीसरे या चौथे मीटर पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन कल जो बड़ा फैसला हुआ उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि हिमाचल प्रदेश के सभी जितने भी होटल्स हैं, चाहे वो सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, या जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, या जितने भी दफ्तर है, चाहे वो प्राइवेट है, कमर्शियल है या फिर सरकारी दफ्तर हैं, उन्हें बिजली बोर्ड 1 रुपया प्रति यूनिट उन्हें सब्सिडी दी जा रही थी। इस सब्सिडी को खत्म करने के पिछले कल आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसकी नोटिफिकेशन जारी करने को भी कह दिया है। इंडस्ट्री को लेकर जरूर ये मामला लंबित कर दिया है, क्योंकि उद्योग मंत्री से बैठक करनी पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में इंडस्ट्री की अगर 1 रुपया प्रति यूनिट सब्सिडी खत्म कर दी जाए तो कहीं इसमें इंडस्ट्री को लेकर कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए या पलायन वहां से शुरू ना हो जाए। इसलिए फिलहाल इस फैसले को लंबित कर दिया गया, इसे फिलहाल खटाई में डाल दिया गया है। लेकिन अब जितने भी हिमाचल प्रदेश के होटल या सरकारी निजी दफ्तर हैं उन तमाम की 1 रुपया सब्सिडी खत्म हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगों की मांगों पर सरकार नरम हो गई है। आज एक बार फिर पटवारी कानूनगो संघ की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा के साथ थी, और इस बैठक में जिस प्रकार से इन तमाम पटवारी कानूनगों ने अपनी डिमांड रखी, अपना दर्द सरकार के सामने बयां किया। हालांकि इससे पहले देर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ इनकी बैठक हो चुकी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने पटवारी कानूनगों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर सरकार सहानुभूति विचार करेगी। ये जरूर कहा था थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था जितनी भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस वाली उनकी डिमांड है, इसके लिए कम से कम 1 साल का वक्त दिया जाए, लेकिन जिसमें वित्त इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें तुरंत प्रभाव से सरकार उन पर विचार करेगी। इसके चलते, क्योंकि एसोसिएशन के तमाम संघ के पदाधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम अपनी हड़ताल को समाप्त कर दें या इसे यथावत जारी रखें, क्योंकि पटवारी कानूनगो का ये मानना था कि एक तो सरकार ने उनके ऊपर पर जटिल यहाँ पर रूल थोप दिया, उन्हें उनका कार्डर बेसिक स्टेट का ना करके उन्हें ट्रांसफरेबल उनकी जॉब को बना दिया। इससे नाराज थे और उनका कहना है कि हमें बेशक कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन हमारी पीड़ा देखिए, आप हमारी कम से कम समस्याओं का निदान कीजिए। संकट के समय हर काम के लिए पटवारी याद आते हैं, चाहे जनसंख्या हो, डिजास्टर हो, किसी भी आपदा से निपटने का मामला हो, रेवेन्यू का हो, कोई बड़े संस्थान के लिए जमीन ढूंढनी हो, या किसी प्रकार की प्रदेश पर आपदा आ जाती है तो सबसे पहले पटवारी मौके का अधिकारी याद आता है। लेकिन ना उन्हें कंप्यूटर दिए जा रहे हैं, ना नेट की सुविधा दी जा रही है, जर्जर भवनों में उन्हें ठहराया जा रहा, ना उन्हें आवासीय सुविधा मिल रही है, ना उन्हें भत्ते मिल रहे हैं, ना उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। इसके चलते पटवारी कानून को इस बात से खफा थे कि हम डिजास्टर में काम कर रहे हैं, हम एडिशनल 2-3 सर्कल का हम काम देख रहे हैं, बावजूद इसके सरकार हम पर नहीं सोच रही है। आज एक बार फिर
इनकी एसीएस ओंकार शर्मा के साथ मंत्रणा हुई और इस मंत्रणा के बाद एसीएस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की डायरेक्शन पर 4 सदस्यीय कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है। यानी राज्य सरकार पटवारी कानूनगो की काफी हद तक मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई है और इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी बुलबान चंद को चेयरमैन बनाया गया है, अनिल चौहान ज्वाइंट सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मेंबर बनाया गया है, सुनील वर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसके मेंबर होंगे, जबकि राखी सिंह ज्वाइंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड सेक्रेटरी होंगी। ये 4 सदस्यीय कमेटी अगले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगी और इसमें बताएगी कि पटवारी कानूनों की जो मुख्यमंत्री को अपनी मांगे रखी गई हैं उन मांगों को किस प्रकार से पूरा किया जाए, उस मांगों को कैसे माना जाए। क्योंकि इस बैठक के दौरान जो मेमोरेंडम संघ की तरफ से एसीएस को दिया गया उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि हम सरकार की हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारी पीड़ा को भी सरकार कम से कम समझे। पटवारी कानूनगो ने कहा कि फिलहाल हम हड़ताल समाप्त कर देंगे, लेकिन 2 महीने बाद हम ये देखेंगे हमारी कौन कौन सी डिमांडें सरकार ने पूरी की हैं। इसी आश्वासन के साथ आज पटवारी कानूनगो ने पूरी तरह से काम पर लौटने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन जो प्रमुख मांगे उन्होंने इस कमेटी के कंस्टिट्यूट करने से पहले एसीएस को सौंपी थी, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में कानूनगो का नायब तहसीलदारी कोटा 60 से बढ़ाकर 80% किया जाए। कानूनगो एवं नायब तहसीलदार के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन कर विभागीय परीक्षा को तर्कसंगत बनाया जाए। अगर कोई एक पेपर में फेल होता तो उसकी एवज में सारे पेपर दोबारा ना करवाया जाए, बल्कि उसी पेपर को दोबारा से रिकंडक्ट किया जाए जिसमें कोई व्यक्ति फेल हुआ होगा, कोई पटवारी फेल हुआ होगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी मांग 4 पटवारी वृत्त पर एक कानूनगो वृत्त गठित किया जाए। भू व्यवस्था के कानूनगो की पदोन्नति बतौर नायब तहसीलदार भू व्यवस्था ही की जाए। पटवार खानों व कानूनगो भवनों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाए, क्योंकि कई प्रदेश के हिस्सों में जर्जर भवनों में पटवारी कानूनगो अपना काम कर रहे हैं। और एक बड़ी डिमांड ये भी रखी गई है कि पहले से बंदोबस्त ट्रेंड यानी कि जो ट्रेनिंग कर चुके थे बंदोबस्त की, उन्हें दोबारा ट्रेनिंग पर जो सरकार ने ट्रेनिंग पर भेजने का फैसला लिया उन आदेशों को रद्द किया जाए। और सबसे बड़ी डिमांड, हालांकि इस डिमांड को लेकर मुख्यमंत्री पहले कह चुके थे वेतन विसंगतियों की, कि इसके लिए मुझे कम से कम 1 साल का वक्त दिया जाए। और ये आखिरी डिमांड पटवारी कानूनगो की थी, वेतन विसंगतियां दूर की जाए। इन मांगों पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके तुरंत बाद आज जब संघ के पदाधिकारी एसीएस ओंकार शर्मा से मिलने के लिए सचिवालय पहुंचे तो उस पर कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई। अगले 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट भी मांगी उस पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और ये माना जा रहा है कि अब जो अधिकतर इनकी मांगे जिसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है, उन मांगों को सरकार मानने के लिए तैयार होगी और इसके चलते ही कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई है। बहरहाल कल से पटवारी कानूनगो पूरी तरह से अपने काम पर लौट आएंगे। हालांकि ये पहले से इस डिजास्टर में काम कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से इन्होंने काम पर लौटने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अल्टीमेटम 2 महीने का आगे फिर रख दिया कि 2 महीने इंतजार करेंगे। बहरहाल कल से नेट परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के 30,000 से ज्यादा युवा प्रोफेसर की पात्रता के लिए नेट परीक्षा देंगे। 27 अगस्त तक की परीक्षा के लिए यूजीसी ने इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। सुबह 9 बजे से नेट परीक्षा शुरू होगी। यूजीसी की नेट परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को हिदायतें दी हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड अपने साथ लाना होगा। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार एक बार फिर चिंता में आ गई है। इसे लेकर एक नई डायरेक्शन जारी हो गई है। शिक्षा विभाग ने सरकार को चौंकाने वाला आंकड़ा भेजा, जिसमें बिलासपुर जिला में एक स्कूल में 6 बच्चों पर एक शिक्षक है। यानी राज्य के कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर 2-3 बच्चों पर एक टीचर है। अब सरकार ने स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर ही टीचर्स की नियुक्ति करने का फैसला लिया। यानी पूरे प्रदेश में एक बड़ी एक्सरसाइज एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाएगा और ये एक्सरसाइज चलेगी सेक्शन 70 के बाद, ताकि कम से कम टीचर उतने रखे जाएं। इसके लिए फार्मूला बनाया जाएगा। एक टीचर के तहत कितने स्टूडेंट्स के तहत टीचर्स की वहां पर नियुक्ति की जाए। हालांकि ये फार्मूला पहले से बना है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब सरकार पूरी तरह से पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ इसके लिए नियम लागू करेगी और इसे मैंडेटरी प्राथमिकता के आधार पर इन्हें
में लागू किया जाएगा। सरप्लस शिक्षकों पर इससे पहले गाज यहां पर गिर सकती है। 3000 से ज्यादा शिक्षक इस समय स्कूलों में सरप्लस है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज फोरेंसिक साइंस विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और बड़ी बात है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपराध अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया की समय अवधि को कम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने का उन्होंने बड़ा एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों को सुलझाने एवं अपराधियों को पकड़ने में फोरेंसिक विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता तथा हिमाचल प्रदेश सरकार इस विभाग की आधुनिकीकरण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वहीं उन्होंने न्यायालयों में अपराधियों को सजा दिलाने की दर में सुधार लाने के लिए भी आपराधिक रिपोर्टों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपराधी को कानून के तहत सजा दिलवाने के लिए आपराधिक मामलों के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है, जिसके लिए अपराध स्थल की जांच कर सही तरीके से नमूने एकत्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपराध स्थल से जो नमूने एकत्रित किए जाते हैं उनकी विश्वसनीयता एवं सटीकता बनाए रखने के लिए विभाग के बार कोडिंग प्रणाली विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि अपराधों की सही तरीके से जांच के लिए प्रदेश सरकार 4 फोरेंसिक वाहन प्रदान करेगी। विभाग में विभिन्न रिक्त पदों को भी भरा जाएगा तथा अधोसंरचना को भी मौजूदा समय के अनुसार विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज 7 IAS अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी कर दिए। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अतिरिक्त मुख्य सचिव IAS अधिकारी कमलेश कुमार पंत को महत्वपूर्ण यहां पर दायित्व दिया गया है। पंत यहां पर आवासीय युक्त अपील के पद पर अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। इसके साथ साथ वह RD नजीम को इस पद से भार मुक्त करेंगे। इसके अलावा उन्हें महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिया गया है। सचिव भू अलेख चंद्र प्रकाश वर्मा राज्यपाल के सचिव नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन PWD लगाया गया, यानी कि उनके पास IT रहेगा, सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे। इसके अलावा PWD डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी उन्हें लगाया गया है। वित्त योजना आर्थिकी और सांख्यिकी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के भी सेक्रेटरी होंगे। सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण M सुधा देवी को सचिव कार्मिक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। राज्य सरकार का पर्सनल डिपार्टमेंट में देखेंगी और तैनाती का इंतजार कर रही IAS अधिकारी प्रियंका बासु इंगटी को सचिव श्रम एवं रोजगार, मुद्रण एवं स्टेशनरी, मत्स्य पालन और युवा सेवाएं एवं खेल में तैनात किया गया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर, जिनके पास शिक्षा विभाग का दायित्व है, पशुपालन का है, भाषा कला संस्कृति का है, उन्हें महत्वपूर्ण ऊर्जा विभाग भी उन्हें दिया गया। ऊर्जा विभाग का उन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि रितेश चौहान भी अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौट आएंगे और राकेश कंवर को जो पावर दिया है उसके साथ एक आध और डिपार्टमेंट उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा को वापस सरकार ने बुलाया है। उन्हें अब सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज में तैनाती दी गई है। वे सचिव लोकायुक्त और मानव अधिकार आयोग के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। शिमला में आज डॉक्टरों ने IGMC से लेकर राज्य सचिवालय तक शांतिपूर्वक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान चिकित्सक CM से मुलाकात के लिए सचिवालय भी पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करीब आधा घंटा मंत्रणा के बाद हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर वर्मा ने पूरी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि किस प्रकार की दिक्कतों का सामना चिकित्सकों को करना पड़ रहा है। इसके चलते सचिव ने यह पहले मुख्यमंत्री को कह दिया था कि डॉक्टर्स की काफी हद तक डिमांड जायज है। और सचिव M सुधा ने कहा कि जितने भी डॉक्टर्स जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पर रात के समय होते हैं या दिन के समय जहां पर ज्यादा मरीजों की भीड़ या तमीदारों का जहां पर ज्यादा हल्ला रहता है, वहां पर होम गार्ड्स यानी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। इसके अलावा वार्ड में रेस्ट रूम विकसित किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कोलकाता का मामला हुआ, 3rd फ्लोर में युवती को जाना पड़ा, आराम करने के लिए जाना पड़ा, और इसी बीच वहां पर जिस प्रकार का वारदात हुई पूरे देश को शर्मसार करने वाली हुई। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक या पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक देश के डॉक्टर जागरूक हुए हैं और अपनी डिमांड रख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें आपात स्थितियों में काम करना पड़ता है। ना तो उन्हें सुरक्षा दी जाती है, ना उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं। सेक्रेटरी M सुधा ने पहले मुख्यमंत्री को बता दिया था कि उनकी डिमांड्स को हमें मानना पड़ेगा। और इस मंत्रणा के बाद हालांकि डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि शाम को 8 बजे हम
डिसाइड करेंगे कि हड़ताल वापस लेनी है या कल भी जारी रखनी है, शाम को 8 बजे डिसाइड करेंगे। लेकिन सेक्रेटरी हमसुदा ने जरूर बताया कि डॉक्टर मान गए हैं, कल से ओपीडी चालू हो जाएंगी, सुचारू रूप से काम करने शुरू कर देंगी। हमसुदा ने यह भी कहा कि हम डॉक्टर्स की काफ़ी हद तक डिमांड्स को मानने के लिए तैयार हैं, हम पहले भी इन डिमांड्स को मानने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब देखना है कि 8 बजे, शाम 8 बजे जब जनरल हाउस इनका बुलाया गया उसमें हड़ताल को वापस लिया जाता है या जारी रखा जाता है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। नगर निगम सोलन के मेयर उषा शर्मा ही बनी रहेगी और कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा इस पूरी मुहिम को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उषा शर्मा व पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की पार्षद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। सरकार ने दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए 10 जून को यह आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सोलन नगर निगम में 22 अगस्त को मेयर का चुनाव होना था, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया। अभी तक कांग्रेस में मेयर को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, इसे देखते हुए सरकार पिछले दिनों एमसी एक्ट चुनाव नियम में संशोधन उन्होंने किया था, इसमें संशोधन किया था। इसके मुताबिक राज्यसभा की तर्ज पर पार्षदों को भी अपना वोट दिखाना था, किसको वोट दिया जा रहा है, किसको वोट कास्ट कर रहे हैं, ये बाकायदा पर्ची दिखानी थी। 7 दिसंबर 2023 को नगर निगम सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस से बगावत कर उषा शर्मा मेयर और भाजपा की मीरानंद डिप्टी मेयर बनी थी। चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने दल बदल कानून के तहत मेयर उषा शर्मा व पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर व पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कोड़ा व पार्षद अभी शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। सरकार ने शिकायत के आधार पर मेयर उषा शर्मा व पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की पार्षद की सदस्यता को रद्द कर दिया था, जबकि राजीव कोड़ा और अभय शर्मा पर ये दोनों कार्रवाई से फिलहाल बच गए थे। 10 जून को सरकार ने उनकी सदस्यता को समाप्त करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद सोलन में मेयर का पद खाली चल रहा था। 22 अगस्त को मेयर पद के लिए चुनाव होना था। इससे पहले ही सरकार के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका वहां पर लगा है। सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 21 नवंबर तक टल गई है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में जारी कानून के अमल पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस रोक को बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश 1 जनवरी 2024 को जारी उस पत्र पर भी रोक लगाई थी जिसके तहत उक्त क्षेत्र के लोगों को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने बाबत जिलाधीश सिरमौर को आदेश जारी किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव व न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक और बड़ा फैसला सुनाया। इसके तहत शीघ्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मौलिक अधिकार की वास्तविक स्थिति जानने हेतु राज्य के सभी सेशन डिवीजन से लंबित आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी जुटाकर कोर्ट को उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने ये जानकारी तलब करते हुए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश पारित किए कि जिन आपराधिक मामलों में 4 जनवरी 2024 के बाद आरोप तय किए गए थे, चार्जशीट फाइनल की गई थी, उसकी ताजा स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी जाए। उल्लेखनीय है कि आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश हाई कोर्ट ने जरूरी दिशा निर्देशों को जारी किए थे। कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि जब भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं तो अभियोजन पक्ष के आवेदन पर ट्रायल कोर्ट मामले की अगली सुनवाइयों की तारीखें तय कर ले। इससे अभियोजन से जुड़े सभी गवाहों की गवाहियों को कलमबंद करने के लिए तारीखों का निर्धारण करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ट्रायल कोर्ट को उक्त समय सारणी तय करते समय गवाहों को टुकड़ों में बुलाने से बचना चाहिए। कोर्ट ने आदेश पारित किए थे कि उपरोक्त कार्यक्रम में संबंधित वकीलों को सलाह से तय किया जाए। गृह सचिव को आदेश दिए गए थे कि वह सभी संबंधित पक्षों को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करें कि एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद जांच अधिकारी पहली तारीख से आखिरी तारीख तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे। यदि आईओ की उपस्थिति
स्थिति संभव नहीं हो तो गवाही के लिए सूचीबद्ध मामलों के तथ्य से परिचित किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी को उपस्थित रहना चाहिए। इन निर्देशों को जारी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि सेशन ट्रायल एक गंभीर मामला है जिस पर पीठासीन अधिकारी को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। त्वरित सुनवाई के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना है। कोर्ट ने जमानत से जुड़े मामलों की सुनवाई के पश्चात पाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की त्वरित ट्रायल से जुड़े आदेशों की अनुपालना ट्रायल कोर्ट्स द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण आरोपियों को हिरासत में अनिश्चित काल तक रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता के अनुसार 16 अप्रैल 2023 को गिरफ्तारी के बाद वह न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ 19 जून को आरोप तय किए गए थे और केवल एक गवाह के बयान दर्ज करने के मामले को 31 अगस्त 2024 को सूचीबद्ध किया गया था। प्रार्थी को जमानत प्रदान करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, गवाहों की सूची में उल्लिखित गवाहों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमे के शीघ्र समापन की संभावना नजर नहीं आती। ऐसे में प्रार्थी को अनिश्चित काल तक न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कोर्ट ने गृह सचिव से भी अपने आदेशों की अनुपालना से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। चंबा जिले के खुंडी जातर के लिए जा रही एक महिला की पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई। मृतक महिला की पहचान सुभद्रा देवी पत्नी मानसिंह गांव कोकड़ा चंबा के रूप में हुई है। महिला के शव को तीसा अस्पताल में ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पिछले कल मणिमहेश यात्रा से लौट रहे ऊना के युवक की मलबे में दबने से दुखद मृत्यु हुई है। भुंतर स्थित जरड़ हनुमान मंदिर में चोर ने 14 किलोग्राम चांदी के आभूषण उड़ा लिए। चोर मंदिर से भगवान राम जी की सिंहासन, छत्र, शिवलिंग तथा चढ़ी चांदी भी उड़ाकर ले गए। नकाबपोश चोरों ने मंदिर में लगे 8 सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला। उसके बाद मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने से पहले नकाबपोश कैमरे में कैद हो गए थे। मंदिर में सुबह आज पुजारी पूजा करने आया तो देखा मंदिर का ताला टूटा हुआ था। पुजारी ने मंदिर कमेटी को इस चोरी की घटना को लेकर सूचना दी। वहीं कमेटी ने भुंतर पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब बात करेंगे विधायक हंसराज की अश्लील चैट को लेकर। इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हड़कंप है। हालांकि ये किसी का निजी मामला हो सकता है। ये जिस प्रकार के सोशल मीडिया पर इसके तमाम वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, लोग अब इस पर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की बात की जाए तो पिछले कल हमारे लाइव स्ट्रीम के बाद जिस प्रकार से युवती का वीडियो आता है, वीडियो में अपनी पूरी बात स्पष्टता से रखती हुई कहती हैं कि उन्होंने मानसिक तनाव में उन्होंने गलतफहमी का शिकार होकर इस प्रकार के आरोप लगा दिए थे। लेकिन जब इसका वीडियो जिस प्रकार से जारी कर दिया गया, अब ये वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय, इससे पहले विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के बाद अब युवती ने विधायक के खिलाफ लगाए गए आरोपों से पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। युवती ने खुद से अपने पिता के साथ एक और वीडियो जारी किया। युवती ने वीडियो में कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया में चलाई जा रही खबरें पूरी तरह से निराधार हैं और उन्होंने कहा कि 8 अगस्त 2024 को विधायक हंसराज के खिलाफ मैंने महिला थाना चंबा में रिपोर्ट दर्ज करवाई और 16 अगस्त को पुलिस ने मुझे कोर्ट में पेश किया और मैंने कोर्ट में बिना किसी दबाव के जज के सामने अपना बयान दर्ज करवाया, जिसमें मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने गलतफहमी का शिकार होते हुए गलती से अपना बयान दे दिया था। अब मुझे अपने बयान पर पछतावा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ हमारे परिवार के बेहद अच्छे संबंध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे विधायक की छवि को जरूर नुकसान हुआ, लेकिन पूरे मामले को लेकर विधायक हंसराज स्पष्ट कर चुके हैं कि ये पहला मामला नहीं है। मेरे खिलाफ इस तरह की साजिशें, इस तरह के षड्यंत्र पहले भी रचे गए हैं। मेरे खिलाफ इस तरह की साजिशों को पहले भी अंजाम दिया गया। उनका कहना है कि मैं लगातार चुरा से जीत कर आ रहा हूं, एक बार, दो बार, तीसरी बार जीत कर आ रहा हूं। इसके चलते बौखलाहट में कुछ मेरे सियासी दुश्मन, उन्होंने बड़ा इशारा करते हुए कहा कि बड़े स्तर पर कुछ ऐसे राजनीतिक शत्रु हैं जो अब मुझे डिफेम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन भारतीय
जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है कि आखिर ये मामला वाकई में मामला क्या है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होना है और भाजपा इस पूरे प्रकरण को लेकर अलग नजरिए से देख रही है। उसे लगता है कि कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा के भीतर हथियार न बना लें। हालांकि जिस प्रकार से युवती ने अपनी बयान दिया, जिस प्रकार से वीडियो जारी कर रहा, उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान वापस ले रही हूं, उन्होंने गलतफहमी का शिकार होकर ये पूरी उन्होंने शिकायत करवा दी थी, जिसका अब उन्हें पछतावा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब ये बातें उठ रही हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इसका सच क्या है, क्योंकि एक विधायक का मसला है। विधायक और एक बड़े कद के नेता हैं, जिस प्रकार से लगातार तीन बार वहां से जीत कर आए। इसके चलते उनका सियासी कद न केवल चंबा की सियासत में, चुनाव की राजनीति में, बल्कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी हंसराज एक कदावर नेता बन चुके हैं। इसके चलते इस पूरे मामले को लेकर चाहे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा हो या अखबारों की सुर्खियां बन रहा हो, अब सभी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या थी। अगर विधायक को बदनाम करने की साजिश रची गई तो अपने लोगों ने क्यों रची, भाजपा के लोगों ने क्यों रची, या वाकई ये किसी कांग्रेसी की चाल थी, या वाकई ही इस तरह कोई वारदात हुई थी जिसे अब छुपाने का प्रयास किया जा रहा। कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच एक बड़ी बात हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर कल और परसों 2 दिन एक बार फिर मौसम का बड़ा अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कल और परसों हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गर्जना के साथ जोरदार बारिश हो सकती है, जिससे फ्लैश फ्लड भी आ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, रास्ते बंद भी हो सकते हैं, भूस्खलन भी हो सकता है। इसके चलते लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि अगले 48 घंटे तक हिमाचल प्रदेश में यात्रा करने वाले तमाम लोग सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।